नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बात। मैं हूं स्नेहलता। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। लखनऊ से खबर है, जहां योगी कैबिनेट की आज बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में 12 से 14 प्रस्तावों पर मुहर लग सकते हैं, जिसमें पीडब्ल्यूडी, हेल्थ, चिकित्सा, शिक्षा से जुड़े प्रस्ताव पर मुहर संभव हो सकती है। परिवहन विभाग, बेसिक शिक्षा से जुड़े प्रस्तावों पर भी मुहर संभव बताई जा रही है। इसके अलावा तबादला नीति के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। खबर यह भी है कि बैठक में बजट सत्र बुलाने के प्रस्ताव को भी इसी बैठक में मंजूरी मिल सकती है, क्योंकि इसी महीने के तीसरे हफ्ते में बजट सत्र की शुरुआत होने की खबर मिल रही है। इसके अलावा सीएम योगी आज मंत्री परिषद की भी बैठक लेने वाले हैं, जिसमें वो अपने प्रभार वाले मंडल में निरीक्षण करके आए मंत्रियों के मुद्दों पर मंथन करेंगे। तो देखिए, एक आदेश था कि शनिवार रविवार तमाम मंत्रियों को मंडल दिए जाएंगे, उन मंडल में प्रवास करेंगे, देखेंगे, समझेंगे ग्राउंड पर क्या चल रहा है। और अब जब प्रवास करके वो मंत्रियों का अनुभव, अपना डेटा तैयार है, तो उसे भी आंकेंगे, भापेंगे, उनका अनुभव साझा करेंगे मुख्यमंत्री। तो देखिए, मंत्रिमंडल की बैठक और इसके साथ कैबिनेट की अहम बैठक। कैबिनेट की अहम बैठक की बात कर ले तो 12 से 14 ऐसे प्रस्ताव हैं जो पाइपलाइन में हैं और इनको मंजूरी मिल सकती है। सभी अहम डिपार्टमेंट के प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लगने की संभावना आज जताई जा रही है। और इसके अलावा जो खबर अहम यह है कि बजट सत्र बुलाया कब जाए। कयास ये है कि मई के तीसरे सप्ताह में बजट सत्र बुलाया जा सकता है, तो उस पर भी आज कोई मुहर लग सकती है। एक मंत्रणा करने के बाद खबर आ सकती है, तो इस कैबिनेट की मीटिंग पर हमारी नजर रहेगी। इसके अलावा तमाम मंत्रियों ने जो प्रवास किया है, मंडलों का जायजा लिया है, उसकी भी जानकारी लेंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज मुख्यमंत्री योगी मेरठ के दौरे पर भी रहने वाले हैं। यहां सीएम नौचंदी मेले में पहुंच सकते हैं। खबर यह भी है कि सीएम आज सड़कों का भी लोकार्पण कर सकते हैं। आज क्रांति दिवस के मौके पर शहीद स्मारक भी जाएंगे मुख्यमंत्री, जहां क्रांति के अमर बलिदानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके साथ ही वो कानून व्यवस्था, विकास कार्यों की समीक्षा कर सकते हैं। सभी विभागों को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कह दिया गया है। तो आज सीएम का दौरा होगा, कानून व्यवस्था को लेकर के रिपोर्ट तैयार करनी होगी, उस पर नजर रहेगी। इसके अलावा शहीद धन सिंह कोतवाल की प्रतिमा है, उस पर माल्यार्पण करेंगे सीएम। भैंसाली में जो रैपिड रेल टनल बन रही है, उसका भी निरीक्षण करेंगे, कहां तक कामकाज पहुंचा है। और कमिश्नरी में लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की जाएगी, इसके लिए भी तैयारी है। और बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नौचंदी मेला स्थल भी पहुंच सकते हैं। और आज 4 घंटे से ज्यादा का वक्त मेरठ में ही गुजारेंगे सीएम। आज का दौरा मेरठ का। तो बताया जा रहा है मेरठ को मंगल सौगात मिल सकती है सीएम के इस दौरे को लेकर। कैसे, देखिए, पहले तो कार्यक्रम समझते हैं। पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर उतरेगा सीएम का और यहीं पर बने ट्रांजिट हॉस्पिटल का लोकार्पण करेंगे सीएम। इसके अलावा पीएम आवास का लोकार्पण भी आज हो सकता है सीएम के हाथों से। इसके अलावा आप देखिए, शताब्दी नगर और लोहिया नगर में पीएम आवास बने हैं, इसके लोकार्पण की भी खबर आ रही है। और शहीद धन सिंह कोतवाल की प्रतिमा पर सीएम जाएंगे और यहां पर उनकी प्रतिमा पर वो माल्यार्पण करेंगे। इसके अलावा भैंसाली में जो रैपिड रेल टनल बन रहा है, उसका निरीक्षण करेंगे। कमिश्नरी में लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, जिसकी लेकर चर्चा मेरठ में लंबे वक्त से रही है, उस पर आज समीक्षा बैठक होनी है। तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे और कुल मिला के 4 घंटे से ज्यादा का ये वक्त मेरठ में गुजारेंगे सीएम और तमाम व्यवस्थाओं पर उनकी नजर रहेगी। इसी के मद्देनजर तमाम जो तैयारियां हैं, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। आगे बढ़े, बात कर लेते हैं। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में आज सुनवाई की खबर आ रही है। वकील महेंद्र प्रताप सिंह के वाद पर मथुरा कोर्ट में ये सुनवाई होनी है। वाद में श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13 एकड़ भूमि को मुक्त कराए जाने की मांग है और शाही ईदगाह मस्जिद में नमाज पर रोक लगाने की भी मांग है। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को जमीन का मालिक बताया गया है। तो इस पूरे बात पर मथुरा कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिस पर निगाहें टिकी रहेंगी। क्या अपडेट निकल करके आती है एबीपी गंगा पर, हम आपको जरूर बताएंगे। देखिए, वकील महेंद्र प्रताप सिंह का वाद, जिन्होंने कोर्ट में ये कहा कि 13.37 एकड़ जो जमीन है वो मुक्त करके जन्मभूमि ट्रस्ट के पास जानी चाहिए, जहां अभी शाही ईदगाह मस्जिद पर नमाज जो पढ़ी जा रही है उस पर भी रोक लगाई जानी चाहिए।
तो श्री कृष्ण जन्मभूमि के इस मामले पर आज सुनवाई होगी मथुरा कोर्ट में, और वहां से कोर्ट का क्या कहना है, कोर्ट का क्या एंगल है, ये तमाम चीजें भी निकल करके सामने आएंगी। लेकिन अहम दिन इसलिए है, आज सुनवाई होगी। बैकग्राउंड समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या, ये मांग कब की गई, क्यों की गई, समझिए। देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने की मांग है, जहां शाही ईदगाह मस्जिद में नमाज पर रोक लगाने की मांग है। विवादित स्थल की जीपीआर रेडियोलॉजी सिस्टम से खुदाई कराने की मांग की गई है और विवादित स्थल पर एक्सपर्ट की टीम बनाकर सर्वे किए जाने की मांग की गई है। देखिए, हिंदू सत्यापन कला के सबूतों को मिटाने का भी आरोप लगाया गया है और 1968 में श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद समझौते को गलत बताया गया। इस वाद में श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान को समझौते का कोई अधिकार नहीं था, ये बात कही गई है, और श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट है, इसे जमीन का मालिक बताया गया है। इन तमाम मामलों के साथ कोर्ट में पहुंचने के बाद जब ये मामला आज कोर्ट में सुनवाई तक पहुंच गया है, तो यहां से बहुत सारी चीजें निकल करके आने वाली हैं। क्या चलेगा, ये समझने की कोशिश करते हैं हमारे सहयोगी अनिल सारस्वत से। अनिल, बताइए कि आज किस किस तरीके की अपडेट आ रही है? बहुत लंबा चौड़ा मामला है। जी, मैं असलतम मैं आपको बता दूं, आज श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मस्जिद के जो मामला चल रहा है उसमें आज सुनवाई होनी है और हम इस समय मौजूद हैं। आप पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में जिला मुख्यालय पर, यहाँ पर जो कोर्ट है जिला एवं सत्र न्यायालय पर हम इस समय मौजूद हैं और जो भी अपडेट निकल के आएगा सबसे पहले हम एबीपी गंगा के दर्शकों को पहुँचाएंगे। हम इस पूरे मामले को बता दें कि इसमें जो मेन विवाद की जड़ है वो ये है कि 1968 में जो शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्म स्थान के बीच में जो समझौता हुआ था, हिंदू पक्ष तो ये कहते हैं कि वो समझौता गलत था, क्योंकि श्री कृष्ण जन्म स्थान संस्थान को यह समझौता करने का अधिकार नहीं था। इसका जो अधिकार था समझौता करने का वो श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट को था। ये समझौता श्री कृष्ण जन्म स्थान संस्थान ने किया था। लेकिन मुस्लिम पक्ष ये कहते हैं कि जब समझौता हो गया, सब चीजें नॉर्मल चल रही हैं, तो अब इसकी क्या जरूरत पड़ी कि ये समझौता गलत है या सही है। कल एक और कमीशन बैठाने की यहाँ पर मांग की गई है। हमारे साथ हैं वादी महेंद्र प्रताप सिंह जी, जिन्होंने इसमें बात दाखिल किया है, वो खुद हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। जी बताइए, कल आपने कमीशन नियुक्त करने की मांग की गई है, किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, हमारा कहना यह है कि जो मूल गर्भ है, जिसे ये लोग मस्जिद कहते हैं, ईदगाह मस्जिद, उसकी दीवारों पर शंख, चक्र, पद्म, कमल के फूल, स्वास्तिक और ओम के जो चिन्ह बने हैं उनको ये लोग हटा रहे हैं। और अगर इन चिन्हों को ये लोग हटा देंगे तो जो करेक्टर ऑफ द प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जो करेक्टर ऑफ द प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, जब एविडेंसेज वहाँ से ख़त्म हो जाएंगी तो फिर बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी कोर्ट के सामने। तो हमारा माननीय न्यायालय से ये निवेदन था कि वहाँ पर एक कमिश्नर भेजा जाए, एडवोकेट कमिश्नर जाए या न्यायालय जिसको उपयोग समझता है उसको भेजे और वहाँ की पूरी वीडियोग्राफी कराई जाए, फोटोग्राफी कराई जाए, और जितने भी हिंदू तथ्य हैं वहाँ पर अवशेष हैं, ये सब मैंने जो चिन्ह बताए हैं, इन सब को वो दर्ज करके लाएं, नोट करके लाएं और माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी आख्या प्रस्तुत करें। इसके अलावा जो आपने मांग की है वो क्या क्या मांगे आपने अपने बाद में रखा? हमारा कहना यह है कि 1967 में जो केस डाला गया, 1968 में उसको कंप्रोमाइज कर लिया गया और 1973 में उसकी डिग्री कर ली गई। तो ऐसी कौन सी जल्दी थी? एक षड्यंत्र के तहत ये किया गया था और इसमें जो कंप्रोमाइज किया था श्री कृष्ण जन्म संस्थान ने किया था, ना कि ट्रस्ट ने किया था। तो एक ही प्रॉपर्टी को भी कंप्रोमाइज करे, यह कैसे संभव है? तो हमने इसी को लेकर चैलेंज किया है और हमारा कहना है कि 13.37 एकड़ जो प्रॉपर्टी है जो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है वो हिंदुओं को मिलनी चाहिए और वो हमारी प्रॉपर्टी है। सीरियली हम देखते हैं जितने भी रजिस्ट्रियां हुई हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के ऑक्शन हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी किया था इसका, तो वो हमारे पास है। इसके बाद राजा पट्टीमल ने इसको बेचा। जानकारी बेहद अहम है, देखना होगा कि कोर्ट का रुख क्या रहता है इस पूरे मामले पर। शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। वादी से बातचीत कर रहे थे हमारे सहयोगी अनिल सारस्वत। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वाराणसी की ज्ञान व्यापी श्रृंगार गौरी मामले में भी आज सुनवाई होनी है, जहां मुस्लिम पक्ष अपनी दलील रखेगा। प्रतिवादी पक्ष की ओर से कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग है और इसी मामले में कल सोमवार को सुनवाई हुई। आज दोपहर 2 बजे सुनवाई के बाद फैसला आने की उम्मीद है। तो देखिए, ज्ञान व्यापी श्रृंगार गौरी मामले में आज अहम दिन है क्योंकि आज मुस्लिम पक्ष अपना दलील रखेगा, पेश करेगा, क्योंकि इन्होंने कमिश्नर बदलने की मांग की थी। और तो ज्ञान व्यापी मंदिर को लेकर, मस्जिद को लेकर, जहां श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा की जाए या नहीं की जाए, इसी पूरे मामले पर 5 महिलाओं ने याचिका दी थी। आइए सीधा रुख करते हैं।
कि ये पूरे मामले में एडवोकेट कमिश्नर का क्या होगा, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एडवोकेट कमिश्नर को लेकर दोनों पक्षों में तकरार की स्थिति है। मुस्लिम पक्ष ने पक्षपात का आरोप लगाया है तो हिंदू पक्ष ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। विवाद के चलते सर्वे का काम रुका हुआ है। 2 दिन के सर्वे में कुछ भी नहीं हो पाया है, ये बात सामने आई है। एडवोकेट कमिश्नर पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था और आज इस पर सुनवाई मुस्लिम पक्ष की होगी। तो ये है तमाम चीजें जो बैकग्राउंड में चल रही हैं, लेकिन आज ग्राउंड पर क्या चल रहा है ये बताएंगे हमारे सहयोगी नीतीश। जी नीतीश। स्नेहा, अगर ग्राउंड की बात करें तो 2 बजे का समय तय है और 2 बजे के बाद ये सुनवाई होनी है। लेकिन आपको बता दूं कि कल जो स्थितियां थी, कल पहले जो दोनों पक्ष हैं जब इकट्ठा हुए तो थोड़ी सी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और उसके बाद 2 बजे का समय नियत था, लेकिन उसके बाद 3 बजे सुनवाई शुरू हुई और पुलिस अभिरक्षा के बीच ये सुनवाई कराई गई। दोनों पक्षों को सुना गया, लेकिन आज प्रतिवादी पक्ष यानी मुस्लिम पक्ष को अपना पक्ष रखने की बात सामने है और देखना यह होगा कि मुस्लिम पक्ष अब कौन सा पक्ष लेकर आता है। चूंकि जब कोर्ट कमीशन पूरा ही नहीं हुआ उसके पहले ही, बल्कि ये कहे कि आधा भी नहीं हुआ उसके पहले ही इन्होंने कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग रख दी है। अब आपत्ति क्या है? आपत्ति ये है कि कोर्ट कमीशन जो है वो पक्षपात कर रहा है हिंदू पक्ष की ओर से। अब देखना ये होगा कि जो हिंदू पक्ष ने अपनी दलील दी है, हिंदू पक्ष ने साफ तौर पर यह कहा कि कहीं कोई पक्षपात हो नहीं रहा है और इसके साथ ही वो सारी समस्याओं जो वहाँ पर जो जमीन पे दिखाई दी, जैसे जब इन लोगों ने तहखाने में जाने का प्रयास किया तो वहाँ भीड़ रही, इसके साथ ही प्रशासनिक अमले ने साथ नहीं दिया, इन सारे जो तथ्य हैं उनका जिक्र कोर्ट के सामने किया गया है। तो अब ये देखना होगा कि आज कोर्ट कमिश्नर बदलने को लेकर क्या कोई जो सिविल जज सीनियर डिवीजन है फैसला देते हैं, या फिर इसके इतर अगर बात करें तो जो शिकायतें हिंदू पक्ष की ओर से हुई हैं क्या उस पर कोई निर्णय आता। और इसके साथ इसने एक और चीज़ बता दूं आपको कि आज वो तारीख भी है जिस दिन कोर्ट कमीशन की रिपोर्ट सबमिट की जानी थी। तो क्या कोर्ट कमिश्नर बदलते हैं? अगर नहीं बदलते हैं तो कोर्ट कमीशन की कौन सी तारीख आती है आज? और इसके साथ ही जिस तरह की स्थितियां वहां उत्पन्न हुई, चूंकि कोर्ट का आर्डर था, प्रशासन को हर हाल में कोर्ट के जो आदेश हैं उनका पालन कराना था, तो क्या प्रशासन जो विफल रहा है इस पूरे मामले पर, इसे लेकर कोई आदेश या बड़ा आदेश सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। 2 बजे के बाद का जो समय है उसका इंतजार करना होगा। नेलता। बिल्कुल नीतीश, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आज सर्वे करके, वीडियोग्राफी करके रिपोर्ट सबमिट करने का दिन था, लेकिन आज इस पूरे मामले पर नए सिरे से, नए एंगल से भी सुनवाई का इंतजार हो रहा है। कमिश्नर बदलने की मांग को लेकर क्या एंगल रहता है कोर्ट का, ये देखना होगा। शुक्रिया नीतीश। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ताजमहल के अंदर मौजूद 22 कमरों को खुलवाने के लिए दायर याचिका पर आज हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होने वाली है। इस याचिका में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI को आगरा में ताजमहल के भीतर 22 कमरों को खोलने के निर्देश देने की मांग की गई है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि क्या उन कमरों में हिंदू मूर्तियां या शिलालेख हैं। ये याचिका भाजपा के अयोध्या जिले के मीडिया प्रभारी डॉक्टर रजनीश सिंह की तरफ से दाखिल की गई है। आज इस याचिका पर सुनवाई होने जा रही है। इस याचिका में कुछ इतिहासकारों का भी हवाला दिया गया है। PN ओक और कई इतिहासकारों का मानना है कि उन कमरों में शिव का मंदिर है। याचिका में कहा गया है कि ताजमहल की 4 मंजिला इमारत के ऊपरी और निचले हिस्से में कमरे हैं जो स्थायी रूप से बंद हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर है, जहां हाईकोर्ट में आज कामकाज नहीं होगा। आज न्यायिक कार्य बहिष्कार करेंगे वकील, ये खबर आ रही है। मुकदमों की लिस्टिंग में देरी से नाराज बताए जा रहे वकील और पुरानी व्यवस्था बहाल किए जाने की मांग को लेकर आज हड़ताल पर रहेंगे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की इस बैठक में हड़ताल का फैसला हुआ है और वकीलों की हड़ताल से जाहिर तौर पर कई मुकदमों की सुनवाई भी प्रभावित होगी। तो देखिए, पुरानी व्यवस्था को बहाल कराने की मांग को लेकर के वकीलों ने हड़ताल का ऐलान किया है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है कि आज कार्य बहिष्कार करेंगे तमाम वकील। बात करते हैं यूपी के प्रवासियों के लिए मुंबई में कार्यालय खोलेगी योगी सरकार। बड़ी खबर, कार्यालय के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगी सरकार। यूपी में निवेश, रोजगार, पर्यटन के लिए कार्यालय से समन्वय बनेगा और मुंबई में तकरीबन 50 से 60 लाख नागरिक उत्तर भारतीय मूल के हैं। 50 से 60 लाख लोगों में सबसे अधिक लोग यूपी के हैं। ये जानकारी, बड़ी खबर।
तो योगी सरकार मुंबई में प्रवासियों के लिए एक कार्यालय खोलेगी और कार्यालय के जरिए सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। यूपी में निवेश, रोजगार, पर्यटन के लिए कार्यालय से एक कोऑर्डिनेशन बनाने की ये पहल होगी। ज्यादा जानकारी सहयोगी अनुभव से लेते हैं। अनुभव, क्या है ये पूरी खबर और किस तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा कार्यालय के बारे में पूरी जानकारी? देखिए, जब कोरोना शुरू हुआ तब तस्वीरें सामने आई कि कैसे महाराष्ट्र के तमाम जो यूपी के लोग थे, प्रवासी लोग थे, वो वापस लौटे, तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उसके बाद फिर सरकार ने प्लान बनाया, उन लोगों को यहाँ स्किल किया, यही रोजगार देने के लिए आयोग भी बनाया और अब ये तैयारी है खासतौर पर मुंबई में जो प्रवासी रहते हैं उनके लिए वहाँ पर एक ऑफिस खोला जाएगा, तो उनका जो सामाजिक सुरक्षा उसको तो दिखेगा ही, साथ ही साथ उन लोगों के साथ समन्वय बनाता है। अगर कोई यूपी के पर्यटन में या फिर अन्य जगहों पर है तो उसमें भी कार्यालय ऑफिस मदद करेगा और किसी समस्या के लिए, मान लीजिए उनकी जमीन है उत्तर प्रदेश में कहीं, वहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है तो वो कार्यालय में जाएंगे, संबंधित अधिकारी से मिलेंगे, अपनी बात बताएंगे और वहाँ का जो अधिकारी होगा वो यहाँ यूपी में अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। एक अच्छी सरकार करनी जा रही है, जिससे वहाँ पर देखिए अगर बात में तो 50 से 60 लाख करोड़ उत्तर बाकी पैसे उनको भी सरकार सकते हैं, यूपी के जो प्रवासी हैं उनकी है। इससे बड़ा कदम जो है वो सरकार ने उठाया और जल्द वो कार्यालय भी खोला जाएगा। बिल्कुल अनुभव, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर भारतीय मूल के लोगों के लिए मुंबई में एक कार्यालय होगा जो उनकी समस्याओं को सुनेगा और ये पहल है योगी सरकार की। हाथरस के चंदपा क्षेत्र के अल्हेपुर गांव में बाइक चलाने को लेकर एक विवाद हुआ और जमकर मारपीट हुई। इस दौरान महिलाएं भी घायल हुई हैं और कुल 3 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है, जिन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया है। उधर पथराव और मारपीट की सूचना पर पुलिस भी गांव पहुंची और अब इस पूरे मामले की तफ्तीश चल रही है। यूपी में हर साल 12,000 होमगार्ड्स की भर्ती होगी, बड़ी खबर है। 4 साल में 48,000 होमगार्ड भर्ती का लक्ष्य रखा गया है। होमगार्ड भर्ती में 20% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे और होमगार्ड विभाग में होमगार्ड के फिलहाल 34,000 पद खाली हैं। अगले 4 सालों में 1,57,000 होमगार्ड रिटायर भी होंगे। ऐसे में ये बड़ी खबर, 12,000 होमगार्ड भर्ती होंगे हर साल और 4 साल के भीतर 48,000 होमगार्ड के भर्ती का लक्ष्य रखा गया है। बड़ी खबर यह है कि 20% जो पद हैं महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। 34,000 पद खाली हैं और 4 साल में बड़ी संख्या में होमगार्ड रिटायर होंगे। तो अब भर्ती की खबर मिल रही है, 4 साल में 48,000 होमगार्ड की भर्ती का टारगेट। मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों के बीच मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया ये जा रहा है कि सोमवार को तबीयत खराब होने के चलते नवविवाहिता को अस्पताल में ससुराल वालों ने भर्ती कराया। उपचार के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। जब सूचना मृतका के मायके वालों को मिली तो वो ससुराल वालों पर दहेज की मांग के चलते हत्या का आरोप लगाते हैं और यहीं पर जमकर हंगामा होता है। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। हमने इसकी 4 मार्च को शादी की थी और इन्होंने जो है इस लड़की को मार दिया। तो पहले जो है दहेज मांगा, हमने दहेज भी दिया, दोबारा भी दिया और फिर उसके बाद जो है ये कह रहे हैं कि बीमार हुई लड़की। हमारे अगर बीमार होती तो ये जो है हमें फ़ोन करते, इन्होंने कोई फ़ोन नहीं कहा, कुछ नहीं कहा और रात में जो है इन्होंने लड़की को मार दिया। लड़की को मारने के बाद जो है ये हमें सुबह फ़ोन किया, कहने लगे तुम्हारी लड़की मर गई। हम आए मौके पे, तुम्हारी शादी मार पिटाई की। हमीरपुर से खबर है, दबंगों की दबंगई का वीडियो वायरल बताया जा रहा है। लाठी डंडों से मारपीट करते ये वीडियो वायरल हुआ है। पचकुरा बुजुर्ग के ग्राम प्रधान के भाइयों की पिटाई की ये तस्वीर बताई जा रही है। दबंगों ने लाठी डंडों से पीट कर जख्मी किया है। घायलों को मेडिकल जिला अस्पताल भेजा गया है। तो देखिए ये ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई जा रही हैं। ये गांव के दबंग बताए जा रहे हैं जिन्होंने कानून को हाथ में लेकर के किस तरीके से लोगों पर वार किया है। ये तस्वीरें सामने। तो दबंगों ने मारपीट की है। पचकुरा बुजुर्ग का ये पूरा मामला है। देखिए कई लोग घायल हुए हैं।
जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। ग्राम प्रधान के 3 भाई हैं जो घायल बताए जा रहे हैं इस पूरे मामले पर। आइए आपको रायबरेली की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ चोरी के आरोप में एक शख्स की रस्सी से बांध करके पिटाई होती दिखाई दे रही है। दबंगों ने पीट करके बुरी हाल की है। दबंगों ने युवक पर डंडों की बरसात कर दी है और सवाल जवाब होते रहे। वो शख्स बिलखता रहा, शरीर के एक-एक कोने पर डंडे बरसाए गए। खबर यह है कि पिटाई के बाद से इस शख्स की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। परिजनों ने पिटाई के बाद हत्या की आशंका जाहिर की है। रुकियो, बताओ। पीलीभीत में पेट्रोल पंप पर सेल्समैन से दबंगों ने मारपीट की है, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित युवक की तहरीर पर 2 नामजद सहित 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से ही इन आरोपियों की तलाश की जा रही है। थाना बिसलपुर कोतवाली क्षेत्र के देवांग फिलिंग स्टेशन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फिरोजाबाद से बड़ी खबर है। अवैध खनन के आरोप में कोटला चौकी का पूरा स्टाफ लाइन हाजिर हुआ है। एसएसपी को शिकायती पत्र मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है। लाइन हाजिर के दौरान जांच पूरी होने के बाद निलंबन की कार्रवाई भी संभव है। कोटला चौकी इंचार्ज नरेंद्र कुमार की बाकी पुलिस कर्मियों के साथ बालू और मिट्टी के अवैध खनन कराने का ये जो आरोप है, ऐसे में पूरा चौकी लाइन हाजिर है और अगर कुछ भी गड़बड़ मिली तो सस्पेंड भी किया जा सकता है। ये खबर आ रही है। पश्चिमी यूपी के नामी बदमाश विक्की त्यागी की मौत के बाद उसके पिता का एक तालिबानी फरमान सामने आया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। असल में कुख्यात बदमाश विक्की त्यागी के पिता राजवीर प्रधान गांव में मुनादी करके हरिजन समाज के लोगों को खुलेआम चेतावनी देते दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुख्यात बदमाश के पिता राजवीर का ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। आनन फानन में विक्की के पिता और अन्य 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूरे मामले की जांच जारी है। कोई भी उसकी डोर पर, उसके समाधि पर, उसकी ट्वेल पर कोई दिख गया, 5000 रुपए जुर्माने के होंगे। और भाई